अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने एक इंटरव्यू में एक बार फिर से कहा कि मेरी जान को ख़तरा है। उन्होंने खुलकर ये बताया कि उन्हें इस बैनुल-अक़वामी जो साजिश है इसका इल्म जो है ये गुज़श्ता साल अगस्त में हो गया था। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अमेरिका ने हमसे नाराज़ होकर कहा कि आप रूस क्यों चले गए। उन्होंने पाकिस्तानी सियासत और अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बात करते हुए कहा कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे पास 3 ऑप्शंस लेकर आई, तो क्या इसके लिए फिर मौजूदा असम्बली को मुद्दत पूरी करने से पहले तोड़ा जाएगा? अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है और हुकूमत कामयाब हो जाती है इसको नाकाम बनाने में, तो क्या फिर इसका यही तरीक़ाकार होगा अर्ली इलेक्शंस में जाने का? मगर सवाल यह है कि क्या अपोजिशन इस बात पर राज़ी हो चुकी है? आज खान साहब ने यह भी कहा कि अभी इतवार को होने वाली जो तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग है इसमें कप्तान का एक और प्लान है जिससे अपोजिशन को गुजरना होगा। वो प्लान क्या है? क्या अभी भी हुकूमत के पास नो कॉन्फिडेंस मोशन से निमटने के लिए कोई सरप्राइज़ है, कोई ऑप्शन मौजूद है? इमरान खान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग इतवार को शेड्यूल है जिसमें अपोजिशन अगर अपने 172 अरकान असम्बली पूरे कर लेती है तो खान साहब को यकीनन घर जाना होगा। अभी तक के जोड़ तोड़ के बाद खुसूसी तौर पर MQM के अपोजिशन के साथ मिल जाने का जो ज़ाहिर फैसला हो चुका है, तो जिसके बाद ये नंबर्स वाजे हो गए हैं कि हुकूमत को घर जाना होगा। लेकिन अगर अपोजिशन नंबर पूरे करने में किसी भी वजह से नाकाम हो जाती है तो ज़ाहिर है हुकूमत बच जाएगी, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक सिफारती ख़त के ज़रिए अमरीकी धमकी का भी इंकशाफ किया, बल्कि यहाँ तक बताया कि उनकी हुकूमत गिराने के लिए तहरीक अदम एतमाद लाने में भी बैरूनी हाथ ही मुलव्वस है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मामला लाने के बाद हुकूमत ने अमरीकी सफ़ीर को बुलाकर सख्त एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। अमरीका ने इमरान खान की हुकूमत गिराने में किसी भी साजिश का हिस्सा बनने में या साजिश उनकी तरफ से की गई है इसका तो साफ साफ उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका इस रद्दअमल के बाद चुप बैठेगा या कोई नया हम ये समझें कि सफारती बहरान पैदा होने वाला है। जहाँ एक तरफ मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नेशनल सिक्योरिटी पर ख़तरे की बात कर रहे हैं, वहीं मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल 180 डिग्री पर एक बयान दिया है कि अमेरिका ने तो पाकिस्तान को ड्रिप्स लगा रखी हैं। क्या कहा ख्वाजा आसिफ ने, ये भी देखिए। अमेरिका एक ऐसी वाहिद ताकत है जो हमारे लिए बहुत सी मुआशी मुश्किलात क्रिएट कर सकती है। मैं समझता हूँ हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे न रहे। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। तो हमें तल्लुकात उनके साथ ज़रूर रखने चाहिए। क्या वाकई पाकिस्तान के लिए जो अमरीकी ताल्लुकात हैं ये ICU की हैसियत रखते हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो आज़ादाना फ़ॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। माज़ी करीब पर एक सरसरी नज़र डालें तो ये हकीकत सामने आती है कि अमरीकी सदर जो बाइडन की हुकूमत इमरान खान की हुकूमत से ज़्यादा खुश नहीं थी। अफ़गानिस्तान से अमरीकियों के इनख़लाब में मदद के बावजूद सदर बाइडन ने प्राइम मिनिस्टर को कॉल करके उनका शुक्रिया तक अदा नहीं किया, कि हालांकि इस कॉल की तवक्को और इंतज़ार भी किया गया। तालिबान के साथ अमरीकी मुज़ाकरात कराने की सारी कोशिशों को फरामोश किया गया। फिर पाकिस्तान ने भी अमरीकी सदर की जमहूरी समिट में न जाने का फ़ैसला किया, जिससे ये वाज़ेह मैसेज गया कि पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है, एक ब्लॉक का हिस्सा है। इसके बाद रशिया यूक्रेन जंग में न्यूट्रल रहना और ऐन जंग के वक्त पर रशिया का दौरा करना ज़ाहिर है अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को शदीद नागवार ही गुजरा है। लेकिन ऐसे वक्त में हुकूमत गिराने की प्लानिंग और अपोजिशन का इत्तेहाद, क्या ये महज एक इत्तफाक है या वाकई अमरीका पाकिस्तानी सियासत में इस हद तक मुलव्वस है? दूसरी तरफ पाकिस्तानी सियासत में इस हकीकत से भी नज़र नहीं चुराई जा सकती कि मुल्क में महंगाई, बैड गवर्नेंस और हुकूमती वादों का वफा ना होना ये भी दूसरी एक हकीकत है। और अपोजिशन पिछले कुछ महीनों में इस बयानियों को अवाम में मकबूल करने में कामयाब भी हो चुकी थी और हुकूमत की मकबूलियत में खासी कमी भी आ चुकी थी। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने 3 ऑप्शंस दिए। ज़ाहिर है जब सवाल किया गया कि अपोजिशन का ये जो मैसेंजर था कौन था, तो उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट थी। 3 ऑप्शन थे कि या तो तहरीक अदम एतमाद है, इसको फेस करें, इस्तीफ़ा सेकंड ऑप्शन, थर्ड अर्ली इलेक्शन। तो अर्ली इलेक्शन में जाना प्राइम मिनिस्टर को मुनासिब लगा, लेकिन वो भी उस सूरत में कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो नाकाम हो जाती है, उसके बाद वो अर्ली इलेक्शन में जाना पसंद करेंगे। तो ये तो वाज़ेह हो गया कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा नहीं देंगे। लेकिन जो एक नए सरप्राइज़ की बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इतवार वाले दिन, वो सरप्राइज़ क्या हो सकता है मज़हर अब्बास साहब? शुक्रिया शाजिया। देखिए ये तो नहीं पता कि वो सरप्राइज़ क्या हो जिसके बारे में आपको पता चल जाए।
क्या वज़ीर आज़म सरप्राइज़ देंगे ये हम सब वेट करेंगे। देखिए कल एक डेवलपमेंट हो सकती है और वो हो सकती है पंजाब में जो चीज़ें होने जा रही हैं। पंजाब में अगर परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो जाते हैं, इम्कान इस चीज़ का है कि शायद कल ही वोटिंग हो जाए, तो जाहिर है वो अपना किसी हद तक चीफ मिनिस्टर बनने के बाद शायद कोई अपना इन्फ्लुएंस कुछ एमएनएज़ वगैरह पे यूज़ करें या उनको कॉन्फिडेंस में लें, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन वो कोई ऐसा सरप्राइज़ नहीं होगा। देखिए जिस चीज़ का आज वज़ीर आज़म ने बात की कि दो बातें हैं, उनकी अहम थी। मैंने पूरा इंटरव्यू तो नहीं सुना इसलिए कि मैं लाइव शो में था अपने चैनल पे, लेकिन ये कि एक तो उनकी जान को ख़तरा है। पाकिस्तान में बहुत कुछ वज़राए आज़म ऐसे हैं, दो तो हमारे सामने हैं, लियाकत अली ख़ान और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिनको एसेसिनेट किया गया। एक सदर जनरल ज़िया-उल हक़ जिनका हादसा हुआ जिसमें भी ये कहा जाता है कि ये साजिश थी, बैनुल-अक़वामी साजिश थी। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का ख़ात्मा और उनकी फांसी, इसको भी बैनुल-अक़वामी साजिश का नाम दिया जाता है या अमेरिकन इसके पीछे से ये कहा जाता है। फिर कुछ वज़राए आज़म ऐसे हैं जिन पर ख़ुदकुश हमले तक हुए हैं, शौकत अज़ीज़ साहब पे ख़ुदकुश हमला हुआ। इस तरह की चीज़ें हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में का हिस्सा रही हैं। तो वज़ीर आज़म ने जब ये बात की है कि उनकी जान को ख़तरा है तो इसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए और उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना चाहिए। दूसरी बात जो वज़ीर आज़म ने की वो ये कि अर्ली इलेक्शंस, अब वो अर्ली इलेक्शंस में जो बात कह रहे हैं, जो कुछ खबरें आई थी वो ये आई थी कि ये एक तरीके से पैचअप वाली बात की। ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये भी बात जो इत्तलात हैं वो ये कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर विड्रॉ कर ली जाए तो वो अर्ली इलेक्शंस का ऐलान कर सकते हैं वज़ीर आज़म। लेकिन अब जाहिर है ये चीज़ें कंडीशनल्स हैं। यहाँ वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू में बात की है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिफीट हो जाए तो डिफीट और विक्ट्री, मसला ये है कि वो डिफीट क्या की बात एस्टैब्लिशमेंट से क्यों कर रहे हैं। डिफीट तो उन्हें देनी है, वो किस तरफ वो कर रहे हैं। तो इस वक्त जो सिचुएशन जो हम आज देख रहे हैं उसमें तो ये बात तो तय है कि ऑपोजिशन तो तहरीक अदम एतमाद वापस नहीं लेगी। ऐसी सूरत में जब उन्हें वाज़े अपनी जीत नजर आ रही है, जी जाहिर है वो उसमें दोनों चीज़ें हो सकती थी। अगर कोई बातचीत संजीदा होती या इस तरीके के वज़ीर आज़म जाके ये ऐलान करते पार्लियामेंट के अंदर कि मैं अर्ली इलेक्शन कराने को तैयार हूँ अगर अपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले ले, या अपोजिशन ये कहे कि अगर वज़ीर आज़म अर्ली इलेक्शन का यहाँ ऐलान करते हैं तो हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले लेते हैं। लेकिन ये एक म्यूचुअल वो होता है कि अगर आप म्यूचुअली किसी चीज़ नतीजे पे पहुँचे तो अब देखना ये है कि वो सरप्राइज़ क्या। एक तो ये कि कल जैसे आज फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया कि जी वो कल कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि शहबाज शरीफ साहब की हमजा शहबाज की ज़मानतें मनसूख करवाएंगे। फिर ये भी खबर चल रही थी कि गद्दारी के मुकदमात भी दर्ज करने की जो है ना वो बात की जा रही है, तजावीज़ दी जा रही है। इस पर भी वो जो वज़रा हैं उसमें इख्तलाफ था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये लग नहीं रहा कि हुकूमत की जो इंतकाम की एक आग थी वो भी थमी नहीं है। शादिया देखिए वज़ीर आज़म खुद ये कहते हैं और जाहिर है वो हैं बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, हमारे हीरो हैं, लेजेंड रहे हैं। वो ये कहते हैं मैं आखिरी बॉल तक लड़ता हूँ, लेकिन उसमें स्पोर्ट्समैन के अंदर एक और भी चीज़ होती है। आप लड़ते हैं आखिरी बॉल तक, आप कोशिश करते हैं, लेकिन एक ये चीज़ भी होती है कि अगर वो आप शिकस्त खा जाएं तो उस शिकस्त को फिर ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता है आदमी कि जी ठीक है मैं अपनी तई बहुत पूरी कोशिश की और लेकिन यहाँ मुझे लग ये रहा है कि वज़ीर आज़म इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो ये लग रहा है कि वो इस सूरत हाल को वो पता नहीं क्या नए कानूनी नुक्ता लेकर आ रहे हैं, किस तरीके से वो चीज़ें करेंगे जिसकी वजह से कि ऐन मुमकिन है कि वो कोई ऐसा तरीक़ा करें कि पोलिंग रुक जाए, ऐसा तरीक़ा करें कि सेशन वो मुअत्तल हो जाए या कोई ऐसी चीज़ करें। लेकिन अगर वो ये बात कह रहे हैं तो यकीनन वो कोई ऐसी चौंका देने वाली चीज़ करने जा रहे हैं जिसकी वजह से अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के हुई तो उसमें तो बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोक सकें। लेकिन अगर कोई आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज़ें हैं
तब भी उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए ऐसी क्या चीज हो सकती है कि वो रोक सकें और वो जाहिर है इस पर फिर कोई बात भी नहीं कर सकेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते कुछ ऐसी चीज है? मुझे नहीं पता शादिया कि उनके लीगल एडवाइजर्स जो हैं, जिसमें बाबर रहमान साहब सबसे आगे हैं, और कल से फवाद चौधरी भी बनने जा रहे हैं, बनने जा रहे हैं। फर्रुख नसीम की जगह उन्होंने वो टेक ओवर कर लिया है फवाद चौधरी साहब ने। वो ऐसी क्या चीज़ करते हैं? क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें कि वैसी वो है कि अगर इमरजेंसी आप डिक्लेयर कर दें, इस तरह की कोई चीज़ कर दें, वो मेरा ख्याल है कि एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर के लिए अच्छा नहीं होगा, पॉलिटिकली अच्छा नहीं होगा, जिसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हाउस में आ चुकी है। वो गद्दारी का मुकदमा भले कायम कर लें, वो और भी कोई चीज़ कर लें, लेकिन अदम एतमाद की तहरीक अगर आपके खिलाफ मूव हुई है तो उसका एक ही तरीका है कि आप उसे हाउस के अंदर शिकस्त दें, फेस करें और हाउस फेस के अंदर करें शिकस्त देने का एक ग्रेसफुली। ऑपोजिशन के 172 नंबर्स जो है, 172 कम से कम 172 लोग जो है वो हाउस में ना हो उस दिन। मेरे ख्याल में अपोजिशन को, वज़ीर आज़म को इस चीज़ को फेस करना चाहिए। बाकी उन्होंने अपना एक बयानिया खड़ा कर दिया है जो कि पब्लिक में सेल भी करेगा, वो भी करेगा, वो पॉलिटिकल फाइटर हैं, वो फाइट भी करेंगे। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ हो भी गई तब भी इमरान खान साहब की सियासत तो नहीं ख़त्म होगी, बल्कि उनकी सियासत को एक नई डायरेक्शन भी मिल सकती है। अच्छा, एक और बात की आज प्राइम मिनिस्टर ने कि अगर मुझे इस तरीके से निकाल दिया गया तो मैं और मजबूत होकर आऊँगा और कोशिश करेंगे कि हम अक्सरियत के साथ आएँ, ताकि जो किसी के बल पे आना, ज़ाहिर है वो इशारा करे थे इत्तेहादियों की तरफ से, ताकि ये गंद साफ हो। इसका मतलब अभी तक जो इत्तेहादी उनके साथ मिले हुए हैं वो उसी तरफ इशारा करे कि गंद तो आज भी उनके साथ है, जिससे कल वो छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। शादिया, ये सबसे ज़्यादा सियासी बयान है उनके पूरे इंटरव्यू में। अगर मैं उनके किसी स्टेटमेंट को बहुत ही पॉलिटिकल कहूँ, पॉलिटिकली करेक्ट कहूँ, तो वो ये बयान है। देखिए, यही चीज़ उन्हें 2018 में रियलाइज़ करनी चाहिए थी कि उन्होंने बेसाखियों के सहारे अपनी हुकूमत बनाई। अगर उस वक्त भी उनके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी तो बहुत बेहतर होता कि वो ऑपोजिशन में रहते, तो वो दूसरी बनने वाली गवर्नमेंट ज्यादा अरसे नहीं चल सकती। लेकिन मेरे ख्याल में तो एक और चीज वाज़ेह हो रही है कि इक्तदार में रहने के लिए अगर आपको गंद को भी साथ रखना पड़े तो इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। मैसेज तो उनका आज यही था। जी, बजाय वो चाह रहे हैं, जैसे चाहते हैं, और बिल्कुल एक पॉलिटिकल लीडर को ये बात करनी चाहिए कि जी 2/3 मेजॉरिटी से आऊँगा तो ज़्यादा इस्लाहात कर सकूँगा, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये सारे मशवरे उनके पुराने साथियों ने उनको दिए थे जब 2013 के बाद से उनसे ये कहा गया कि इलेक्टेबल्स को ना लें, ये इलेक्टेबल्स किसी के नहीं होते। इत्तेहादी जिस तरीके से आए थे, ज़ाहिर है इत्तेहादियों ने वही करना था जो इत्तेहादियों ने किया। इत्तेहादी ऐसे ही आए थे, ऐसे ही निकल गए। तो जब वो ये बात कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा ताकत से आऊँगा, तो ये एक सियासी बयान है। सही। ये एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर को ऐसा ही बयान देना चाहिए। लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिफीट हो जाती है और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वे आउट वो तलाश कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज उन्हें ग्रेसफुली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिफीट होने के पास होने के बाद अगर वो पास होती है तो इमरान खान साहब को इस्तीफ़ा दे के नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। वो हाउस फैसला करेगा, हाउस नया लीडर ऑफ द हाउस चुनेगा। वो अगर अर्ली इलेक्शंस कराते हैं, जिसका इम्कान है, तो इमरान खान के पास पूरी अपॉर्चुनिटी है दोबारा कम बैक करने की। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी नज़र अब्बास साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बता दें, कल से वज़ारत कानून का आप वो कलमदान संभालने जा रहे हैं वज़ारत इत्तलात के साथ? जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले आपका टारगेट यही होगा ये कलमदान संभालने के बाद कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की ज़मानत को मनसूख करवाया जाए? जी बिल्कुल, वो इंशाअल्लाह ताला सुबह मूव कर रहे हैं अदालत को। और ये तो बिल्कुल एक तमाशा लगा हुआ है कि बेल के ऊपर
मुलजमान है और वो एक वज़ीर आज़म बनने के चक्कर में है, दूसरा वज़ीर आला बनने के चक्कर में है। तो वो इंशाअल्लाह ताला सुबह जो है वो ये एप्लीकेशन हो जाएगी और मुझे उम्मीद है हम तो दरख्वास्त करेंगे अदालत से कि कल ही इसकी समाअत रखें और कल ही ये सुने, कल ही सुने, कल ही गिरफ्तारी हो, कल ही सब कुछ, और परसों तहरीक अदम एतमाद आप समझते हैं इससे इफेक्ट होगी? कुछ नहीं होगा। नहीं, वो तो एक प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, वो चले। लेकिन ये तो देखे ना कितना तमाशा है। एक शख्स जो है उसके अकाउंट में 16 अरब रुपए आए, टीटी लग के आए उसके। अपना जो इस वक्त वो कह रहा है कि मेरे मुलाजमों की ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, सारे एक चपड़ासी है वहाँ पे, एक चौकीदार है, उनकी तनख्वाह 20-20 हज़ार रुपया है, उनके अकाउंट में 3-4 अरब रुपया आया है। और अच्छा, वो अपना मुल्क का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने के चक्रों में पड़ गए हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब, इससे ये तासुर मिल रहा है कि शायद हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। अगर वो जमानत पर हैं तो इस मुल्क के अदालती सिस्टम की वजह से वो कोई खुद तो जमानतें नहीं लेके बैठे हुए, सजाएं देना भी जाहिर है, या यहाँ का जो कानून है उसके वो कानून सजाएं दें, यहाँ की अदालतें सजाएं दें। अगर उनको जमानतें मिली हैं तो यहाँ की अदालतों ने दी हैं, तो यही कर रहे हैं ना, अदालत ही को कह रहे हैं, हम कौन सा खुद पकड़ कर लेते हैं। लेकिन ऐसे मौके पर क्या ये तासुर नहीं दे रहे कि इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है हुकूमत? कैसे इंतकामी कार्रवाई है? आपको 16 अरब रुपया जो पाकिस्तान का लूट के बाहर ले गए हैं उसका दुख नहीं है, आपको ये दुख है कि मुल्कों को सजा क्यों मिल रही है? नहीं, हमें ये दुख नहीं है सजा क्यों मिल रही है, टाइमिंग से हर चीज देखते हैं ना। कोई टाइमिंग कोई नहीं है, टाइमिंग हर टाइमिंग, जब तक पैसे उनके पास हैं, ये बाहर हो, पैसे कम लगाओ, फिर हुकूमत में आओ, फिर पैसे लगाओ, ये तो कोई मॉडल ना हुआ। आपको इसकी मजम्मत करनी चाहिए। सही। अदम एतमाद, इस्तीफा, अर्ली इलेक्शन। आज प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा कि 3 ऑप्शन दिए गए, एस्टेब्लिशमेंट मैसेज लेकर आई। अदम एतमाद अगर नाकाम हो जाती है तो क्या वाकई फौरी इलेक्शन अनाउंस कर देगी आप लोगों की हुकूमत? नहीं, देखिए वो डिस्कशन इसके ऊपर है और हर सियासी जमात जो है उसको हर वक्त इलेक्शनों के लिए तो तैयार ही होना चाहिए और हम इलेक्शन के लिए तैयार। और अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है उसके बाद क्या स्ट्रेटजी होगी? अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होगी। ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे, क्या बोल रहा है इस कॉन्फिडेंस के पीछे फवाद चौधरी साहब? बस वो इंशाल्लाह आप देखेंगे, ये तो कोई मजाक थोड़ी है कि बाहर से, पाकिस्तान के बाहर से मंसूबा बने, यहाँ के सियासतदान जो हैं वो उसके अलाकार बने, चंद मिलियन डॉलर जो है वो खर्च किए जाएं और आप हुकूमत पता कर लें कि रियासत है, मजाक तो नहीं। जाहिरी तौर पर तो अपोजिशन के नंबर्स पूरे हैं। कोई नहीं, नंबरों पे बात देख लेंगे, नंबर जब पूरे होंगे। अभी 48 घंटे हैं, अभी देख लेते हैं कितना वक्त। संडे को इसका मतलब सरप्राइज दे रहे हैं आप लोग इंशाअल्लाह। अच्छा, आज ये भी खबर चल रही थी कि क्या ये भी आप लोगों की तरफ से कोई तजावीज़ आ रही हैं कि जो अपोजिशन क़यादत है गद्दारी के मुकदमे इन लोगों पर चलाए जाएं कि ये बैरूनी साजिश का हिस्सा बने? जो लोग मुलव्वस हैं उनको सजा तो जरूर मिलनी चाहिए और इंशाअल्लाह देखते हैं इस पे आगे क्या कार्रवाई होगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब, मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक सफ़ीर शाहिद अमीन साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अमीन साहब आपका। शाहिद अमीन साहब, एक हफ़्ता पहले प्राइम मिनिस्टर ने जलसे में जिस ख़त का जिक्र किया कि एक मुल्क की तरफ से ख़त आया है जिसमें ये बैरूनी साजिश है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाए, बल्कि आज एक इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या धमकी थी, उन्होंने कहा कि इस बाकी किसी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ ख़त में लिखने का मकसद यही था और लिखा भी ये था कि इमरान खान को घर जाना चाहिए। तो सिफारतकारी ऐसे मामलात में आपको क्या लगता है? कल तो प्राइम मिनिस्टर ने बज़ाहिर तो ये लग रहा था गलती से नाम लिया, लेकिन कहा जा रहा है कि लाइव वो खिताब नशर करने का मकसद ही ये था कि प्राइम मिनिस्टर इसका नाम ले। खैर वो तो एक अलग चीज़ है। आपको लगता है कि इस तरह हमारे जो सिफारतकारी के मामलात हैं और ममालिक के साथ ये भी ख़तरे में पड़ जाएंगे? अच्छा देखिए, अब सारे हक़ाइक़ सामने आ गए हैं। शुरू में तो ये कहा गया था कि किसी गैर मुल्क से कोई ख़त आया है जिसमें पाकिस्तान को धमकी दी गई है कि इमरान खान के खिलाफ अगर अदम एतमाद का वो कामयाब ना हुआ तो उसके ख़तरनाक नताइज निकलेंगे।
अब जबकि सारे हकायक सामने आ गए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि ऐसा कोई खत नहीं है, किसी गैर मुल्क यानी अमेरिका ने या किसी मुल्क ने कोई ऐसा खत नहीं लिखा है। क्योंकि अगर वाकई खत लिखा होता तो उसकी बड़ी संगीन एक किस्म की नौयत बन जाती है। क्या चीज़ ये हमारे जो सिफारत खाना है, एम्बेसी है वाशिंगटन में, अमेरिका में, वहाँ से एक रिपोर्ट हमारे फॉरेन ऑफिस को आई है, जिसमें एम्बेसी ने रिपोर्ट किया है कि एम्बेसडर की एक मीटिंग हुई है असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ, डेविड लू के साथ, जिसमें डेविड लू ने इस किस्म की धमकी दी है। तो अब नंबर एक बात तो यह है कि अमेरिका ने इस बात की तरदीद की है, बल्कि 2-3 दफा तरदीद की है कि हमने कोई धमकी नहीं दी, ना हमारे किसी आदमी ने धमकी दी है। तो फाइनली ये इशू ये बन जाता है कि एक हमारा वर्जन है, यानी हमारे सफीर का वर्जन है कि उन्होंने हमारी मुलाकात में मुझे धमकी दी है या पाकिस्तान को धमकी दी है। दूसरा अमेरिका का वर्जन बन जाता है कि हमने धमकी नहीं दी है। लेकिन ये कि अगर आप गौर करें कि अमेरिका की हायरार्की में सेक्रेटरी यानी फॉरेन मिनिस्टर सबसे ऊंचा होता है, उसके नीचे आता है डिप्टी अंडर सेक्रेटरी, और उसके नीचे आता है असिस्टेंट सेक्रेटरी। ये हमारे फॉरेन ऑफिस के हिसाब से डायरेक्टर जनरल कहलाएगा। हमारे यहाँ होता है फॉरेन सेक्रेटरी, उसके नीचे आता है एडिशनल सेक्रेटरी, उसके नीचे आता है डायरेक्टर जनरल। तो वही है नंबर 3 है रैंकिंग में। बहरहाल देखिए, उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो एक सीनियर अफसर हैं और उसको यकीनन उसको अहमियत देनी चाहिए कि इस किस्म की धमकी दी गई है, और ये यकीनन पाकिस्तान के लिए नाकाबिल कबूल है। हमारे अंदरूनी मामलात में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बिल्कुल एंटायरली हमारा अंदरूनी मामला है, उसमें किसी मुल्क को ये कहना कि कामयाब हो या नाकामयाब हो। प्राइम मिनिस्टर यही समझते हैं कि ये रशिया के दौरे का नतीजा है, या ये मुमकिन है क्योंकि रशिया का जाना जो था अमेरिका को गालबन पसंद नहीं आया था, और उसका वजह भी थी कि जिस दिन ये मॉस्को पहुंचे उसी दिन रूस ने यूक्रेन के अंदर अपनी फौजी कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसका मगरिब में बड़ा सख्त रिएक्शन हुआ था। उसके बाद आपको मालूम है कितनी सैंक्शन लगी वगैरह वगैरह। इसके बावजूद मुझे याद पड़ता है कि जब हमारे वजीर आजम मॉस्को पहुंचे थे तो स्टेट डिपार्टमेंट ने यह कहा था कि पाकिस्तान की जो रूस के साथ ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह है, अमेरिका के साथ उसके देरीना ताल्लुकात हैं, उसकी अहमियत है। लेकिन यकीनन उनको नागवार गुजरा है, इसमें तो कोई शुबा नजर नहीं आता, और उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी की जो हमारे सफीर से मुलाकात हुई उसमें हुई है। हाँ। लेकिन बहरहाल देखिए, फाइनली ये बात है कि हम एक बात करें कि ये ऐसा वाकया हुआ है, अमेरिका वाले एक दूसरी बात कहते हैं। तो गोया ये जो रिपोर्ट आई है जो हमारे सफीर का, जिसको हमारे वजीर आजम साहब उसको कई बार उन्होंने लहरा के लोगों को दिखाया, इसकी देखिए कोई ऑफिशियल हैसियत नहीं बनती है, क्योंकि ये हमारी वो ये भी बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। आज उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे अगस्त से आइडिया था, पिछले साल 2021 अगस्त से मुझे आइडिया था कि मेरे खिलाफ ये साजिश हो रही है, लेकिन रशिया का दौरा उन्होंने किया है जनवरी में। तो ये कहाँ से इसके फिर ताने बाने मिलते हैं, और इसका अगर ऐसी किसी साजिश का इल्म था तो पहले प्राइम मिनिस्टर साहब इसको सामने क्यों नहीं लेके आए? वक्त से पहले सामने लाना चाहिए था, ताकि तहरीक अदम एतमाद की जो कोशिश थी बकौल प्राइम मिनिस्टर के, जो अपोजिशन इसका हिस्सा है बैरूनी साजिश का, इसको तो बड़े आसानी से भी नाकाम बनाया जा सकता था। ये आपकी बात सही है कि अगर अगस्त में ऐसी उनको अंदाजा हो गया था तो ज्यादा मुनासिब ये था कि वो फौरन इसका बरमला इजहार करते, ताकि मुल्क को इसके बारे में आगाही होती है, तो हमारे जो सियासतदान और फौजी और सारे हल्के हैं उनको इस बात का एहसास होता। लेकिन किसी वजह से उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, और जब फाइनली उन्होंने मार्च में किया, देखिए ना, अगस्त और मार्च के दरमियान कितने 7 महीने गुजर गए। तो 7 महीने के दौरान जो है दुनिया कहां से कहां चली जाती है। तो इसलिए यूक्रेन का वाकया तो फरवरी में जाके हुआ, उससे अगस्त उससे 6 महीने पहले की बात है। तो इसलिए हम दोनों कुछ चीजों को साथ नहीं मिला सकते। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में यकीनन देखिए, मैं जरूर कहूंगा कि हमारे मुल्क को धमकी दी गई है जो नाकाबिल कबूल है, उस सिलसिले में वजीर आजम का मौक़िफ़ सही है। लेकिन क्योंकि एक इंटरनल रिपोर्ट है, हमारी एम्बेसी ने एक खुफिया रिपोर्ट हमारे फॉरेन ऑफिस को भेजी है कि मेरे साथ ये वाकया हुआ है, जिसको अमेरिका जो है उसकी तरदीद करता है कि ऐसा वाकया नहीं हुआ है। तो 7 मार्च को फिर 7 मार्च को खत मिलता है, 21 मार्च को फिर जो OIC कॉन्फ्रेंस होती है उसमें अमेरिकी ऑफिशियल्स भी आते हैं, इस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि फिर आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे मिलते भी हैं, उनको वेलकम भी करते हैं। एक मुल्क जो आपके खिलाफ साजिश कर रहा है फिर उसको आप वेलकम भी कर रहे हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। इनको उस मौके पे, बल्कि उससे पहले ही, जब 7 मार्च को आपको ये रिपोर्ट आ गई है, अमेरिकन हुकूमत से फौरी तौर पे रुजू करना चाहिए था कि आपने इस किस्म की धमकी दी है जो नाकाबिले कबूल है। तो इसमें मुझे बड़ी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती हैं, टाइमिंग का इसमें कोई चीज सही नजर नहीं आती। लेकिन हम इससे इनकार नहीं कर सकते, हमारे एम्बेसडर ने जो रिपोर्ट भेजी है यकीनन सही रिपोर्ट भेजी होगी। उनकी असिस्टेंट सेक्रेटरी से मुलाकात में जो कुछ हुआ, जो उन्होंने धमकियां दी है, वो यकीनन हमारे सफीर ने सही बयान की हैं। लेकिन इसकी वो है जो उन्होंने शुरू में कह दिया कि गैर मुल्क की हुकूमत से कोई खत आया, खत नहीं आया, तो उससे एक लाख से इनकी पोजीशन कमजोर हो जाती है। इनको शुरू से कहना चाहिए था कि हमारे सफीर को इस सब की धमकियां दी गई हैं जो उसने हमें रिपोर्ट किया है। और वैसे भी कोई लिख कर धमकी देके कोई ऐसा सबूत तो नहीं छोड़ता शाहिद अमीन साहब? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं खुद 40 साल सफारत में रहा हूँ। जो धमकियां जरूर आती हैं दूसरे मुल्कों से, लेकिन कभी तहरीरी तौर पर तो धमकियां नहीं आती हैं, वो तो एक वाज़ेह सबूत हो जाता है। जी, वो तो एक सबूत हो जाता है, तो वो दूसरी हुकूमत के लिए इनकार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन अब देखिए, आपने देखिए उन्होंने खट से इनकार कर दिया, क्योंकि वो कहते हैं, हमारे सफीर कहते हैं कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ने अपनी मुलाकात में धमकी दी है। अमेरिकन हुकूमत का ऑफिशियल पोजीशन है, हमने तो कोई धमकी नहीं दी है। तो इट इज द वर्ड ऑफ वन साइड अगेंस्ट अदर। आखिरी सवाल शाहिद अमीन साहब, क्या अमेरिका ने तो तरदीद कर दी है, क्या आप समझते हैं कि इससे बढ़कर रिएक्शन होगा अमेरिका का? नहीं, मेरे ख्याल में अमेरिका ऑन द डिफेंसिव तो यकीनन चला गया है, और यकीनन डेविड लू जो उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी, उनको खूब डांट भी पड़ी होगी कि आपने ऐसी गैर मोहताज जुबान क्यों इस्तेमाल की। लेकिन ये कि मैं नहीं समझता कि ताल्लुकात में कोई बिगाड़ आएगा। देखिए, ताल्लुकात इंटरेस्ट की बुनियाद पे होते हैं। अमेरिका के कौमी मफाद में ये नहीं है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बिगाड़े, क्योंकि उसको पाकिस्तान की जरूरत है। अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की जरूरत है। फिर पाकिस्तान जो है एक बड़ा अहम मुल्क है, उसको अमेरिका नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ताल्लुकात में कोई खराबी आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सफीर शाहिद अमीन साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पंजाब का अगला वज़ीर आला कौन होगा? क्या चौधरी परवेज़ इलाही बासानी वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे? वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा तो कबूल हो गया है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कल इजलास भी तलब कर लिया है। नाज़रीन, जब इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन जोड़ तोड़ की सियासत कर रही थी, उस वक्त पंजाब की वज़ारत आला का भाव-ताव भी साथ ही शुरू हो गया था। वफाकी हुकूमत गिराने के लिए काफ लीग ने अपोजिशन से वाज़ेह और दो टोक कहा कि हमें पंजाब की वज़ारत आला चाहिए, जिस पर मुबैना तौर पर अपोजिशन मान भी गई। मगर यह ऐलान होने से पहले ही हुकूमत ने कटी पतंग लूट ली और काफ लीग ने परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने की ऑफ़र कबूल करके अदम एतमाद के मामले पर इमरान खान का साथ देने का ऐलान किया। मगर चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ीर आला पंजाब बनने की ख्वाहिश खटाई में पड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अगर नंबर गेम को देखें तो पंजाब में टोटल MPs की तादाद 371 है, जबकि वज़ीर आला बनने के लिए 186 वोट लेना होते हैं। इस वक्त पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 183, मुस्लिम लीग नून के पास 165, काफ लीग के पास 10, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 7, राह हक पार्टी का 1 और 5 आज़ाद अरकान असम्बली हैं। अगर तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और काफ लीग के अरकान असम्बली मिल जाएँ तो आसानी से चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं। लेकिन यहाँ तो कहानी में ट्विस्ट है, और वो ऐसे कि पंजाब में PTI के कई ग्रुप्स बन चुके हैं जो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, जिनमें जहांगीर तरीन ग्रुप है, अलीम खान ग्रुप है, छीना ग्रुप है। इसके अलावा वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी के ग्रुप के भी कुछ जो अरकान हैं ये अलहदा नज़रिया रखते हैं। अब अगर ये नाराज़ या फिर ग्रुप बंदी वाले जो अरकान हैं ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाते हैं और आज़ाद जो अरकान हैं ये भी अपोजिशन का साथ देते हैं, तो परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकते। मगर देखना ये है कि अपोजिशन की ऑफ़र को ठुकरा कर तहरीक इंसाफ की ऑफ़र कबूल करने वाले चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला बन पाएंगे या फिर ये हसरत ही रहेगी। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक़ गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपका। खोसा साहब, अपोजिशन ख़त की हकीकत को मानने को तैयार क्यों नहीं है? नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में भी इसको इंडोर्स किया गया कि वाकई इस रजीम के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। फिर शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की कि अगर ये साबित हो जाता है तो हम अपोजिशन जो है वो खड़ी होगी प्राइम मिनिस्टर के साथ, इमरान खान के साथ। लेकिन जब अपोजिशन को बुलाया गया तो अपोजिशन गई नहीं।
देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है कि जो कौमी सलामती के अमूर हैं उस पर भी जो है उससे भी एतराज नहीं किया मोहतरम इमरान खान साहब ने। अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने एक ऐसा पॉलिटिकल स्टंट जो है किया है जिससे जो है रियासत पाकिस्तान के लिए बहुत सारी पेचीदगियां उन्होंने पैदा कर दी हैं। ये ना कोई इस किस्म का कभी कोई धमकी दिया करता है, ये इनके अपने किसी अगर डिप्लोमेट की एक मिनट्स की कोई कार्रवाई है, उसका अपना एक परसेप्शन है, उसका अपना एक तखय्युल है कि यहाँ इनके रशिया रूस जाने से प्राइम मिनिस्टर के यहाँ जो है लेकिन नहीं, वो कहते हैं मुझे अगस्त से आइडिया था, अगस्त 2021 से मुझे आइडिया था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। रशिया का दौरा करते हैं वो फरवरी में, जनवरी में। जो भी है उनका टिल्ट ये वो जाने। उन्होंने जो अपना हमारे खारजा पॉलिसी में जो तबाही उन्होंने फेरी है, उन्होंने पहले जो सऊदी अरब को भी नाराज किया, जिन्होंने अपने पैसे वापस लिए, इनकी कोई ये एक चीज पे मैं क्या क्या कहूँ कि इनकी जो है जिस अंदाज से ये लाओबालापन का सबूत देते हैं, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में इस तरह से नहीं हुआ करता है। डिप्लोमेसी इज एलर्जिक टू रीजन। यू कांट डिप्लोमेटिक रिलेशंस में आप इस किस्म की बढ़के नहीं मार सकते हैं। आपको बहुत मोहतात होकर बात करना पड़ती है। आपके तासुरात जो हैं वो जाहिर है कि हमारी भी अगर कोई हिंदुस्तान की तरफ कोई यानी लीन होगी किसी मुल्क के साथ, अगर फ्रांस को वो आप डोजें देगा या आप रूस से या अमेरिका से, तो हम भी एहतजाज करते हैं जब भी जाता है। इसी तरह अगर उनकी जो है इस वक्त पे रूस के साथ जो है अमेरिका के रिलेशनशिप ताल्लुकात की जो नहज आई है, कोई एक दिन में तो नहीं आई है। और अगर इस तरह से है तो लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है। तो मेरी जान को खतरा है, ये एक और ड्रामा है जो उन्होंने ये शुद्धि छोड़ दी है अपनी सिंपैथी वेव के लिए। ये सियासी जो है मजलूम बनना चाहते हैं, ये सियासी शहीद बनना चाहते हैं। लेकिन ये बात आप लोगों को तो ज्यादा अच्छे तौर पे समझनी चाहिए। बीबी शहीद भी कहती थी कि मुझे कुछ हुआ तो फलां शख्स जिम्मेदार होगा। उनकी भी असैसिनेशन हुई। लियाकत अली खान साहब हमारे वज़ीर आज़म मुल्क के, उनकी असैसिनेशन हुई। फिर भुट्टो साहब के खिलाफ जो साजिश हुई, आप लोग उसका जिक्र करते हैं। तो इस चीज़ को तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतर तौर पर इसको अंडरस्टैंड कर सकती है। देखें, इस तरह से तो ना कोई सियासी जो है खानदान या सियासी जमातें मुनहदम होती हैं। पीपल्स पार्टी के जितने लोग शहीद किए गए, पीपल्स पार्टी ज्यादा मजबूत बन के उभरी है। तो इसलिए हमें तो जो सियासत में तो इस किस्म की चीजें हमने तो देखी हैं, झीली हैं, निभाई हैं, इसलिए कभी भी लेकिन आप उनकी ये जो उनकी जान को थ्रेट है, खतरा, उसको संजीदा लेने के लिए भी तैयार नहीं है ना आप लोग। नहीं, बिल्कुल फ्रॉड कर रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल सियासी ड्रामा और शोबदेबाजी कर रहे हैं। ये चिट्ठियां लहरा कर, ये चिट्ठी तो इसके अपने एम्बेसी की आई हुई है, ये किसी फॉरेन कंट्री ने तो नहीं भेजी है, ना ही फॉरेन कंट्री के किसी फॉरेन मिनिस्टर ने भेजी है, या उनके किसी सरबराह ने भेजी है, या उनकी किसी एजेंसी से चिट्ठी आई है। अगर इनके अपने एक एम्बेसडर्स की, एम्बेसडोरियल उसकी स्टाफ की एक परसेप्शन है और उन्होंने मिनट्स भेजे हैं अपनी उसके, तो क्या उससे वो ये इसको जेब देता था कि इस तरह से जो है एक सुपर पावर के खिलाफ मैं आई होल्ड नो ब्रीफ के अमेरिका का मैं कोई ऐसा लैकी बनने को तैयार नहीं हूं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक वजीर आजम एक जो है हमारे पाकिस्तान जिसका अपना एटॉमिक पावर है, क्या उसको इतनी गैर जिम्मेवारी से, इतनी गैर संजीदा जो है तरीके से इस तरह से जो है ये मसला को लहरा कर और कहना कि मेरी जान को भी खतरा है, यानी तुम इतने ही बड़े कायद हो गए हो। परसों किसकी तरफ से सरप्राइज आ रहा है? ऑपोजिशन भी सरप्राइज की बात करती है। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि सरप्राइज तो परसों मिलेगा, इतवार वाले दिन। कोई सरप्राइज नहीं है। जिस तरह कहते थे, फरमाते थे कि अपने जलसे में जिस तरह के मैं वो सरप्राइज दूंगा, सरप्राइज तो हम यही समझ रहे थे कि इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अगर वो कहते हैं कि आखिरी बॉल तक लड़ेंगे तो भले लड़े। हमने तो अपनी 175 जो है की स्ट्रेंथ शो कर दी
किसने दुम दबाकर भागा? इनके डिप्टी स्पीकर ने तो ये गवारा भी नहीं किया कि वो जो है डिबेट ही करवा दें और ये एकदम मौखर करके आखिरी दिन पर रख दिया। इन्होंने पहले भी आइन की खिलाफ वर्जी की, जब 14 दिनों में इजलास बुलाना था वो भी 14 दिन के बाद किया। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा सरदार लतीफ खोसा मेरे साथ हैं। नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब ज़रा पंजाब की सियासत पर थोड़ी बात कर लें। क्या परवेज़ इलाही साहब आसानी से वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएंगे? आप लोगों को क्या लग रहा है? बड़ी थिन मेजॉरिटी तो है तहरीक इंसाफ की, लेकिन जो ग्रुप्स बने हुए हैं, अब खबरें ये आना शुरू हो गई हैं कि जो नाराज़ ग्रुप के भी कुछ लोग हैं वो भी मिलना शुरू हो गए हैं, काफ लीग की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं वो। देखिए, यहाँ पे जो पंजाब में PTI वो तो जिस तरह से वो बात नहीं लीड हुई है, इसके कुछ 2 या 3 ग्रुप नहीं है, इसके तो 7-8 ग्रुप है। किसी में 2 आदमी है, किसी में 5-6 है, किसी में 8-10 है। तो इसलिए ये मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं ये हमसे भी मिल रहे हैं और यकीनन दूसरी तरफ सऊदी परवेज़ से भी मिल रहे होंगे। और जिस दिन वोट कास्ट होना है, जो कि गालिबन अगर कल शेड्यूल अनाउंस होता है तो संडे या मंडे को होगा, उस दिन फिर कौन किधर जाता है ये बहरहाल आप लोगों की तरफ से कैंडिडेट हमजा शहबाज होंगे वजारत आला के लिए? जी, हमारी तरफ से हमजा शहबाज होंगे और ये जो है ये उस वक्त तक फिर ऐसे ग्रुप्स के मतलब आप अपनी बात नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त तक जिन लोगों के साथ हमारी बात चल रही है। अलीम खान ग्रुप आप लोगों के साथ है? अलीम खान ग्रुप इंशाअल्लाह ताला हमें सपोर्ट करेगा, ग्रीन ग्रुप हमें सपोर्ट करेगा। अच्छा। इसके अलावा जो इंडिविजुअल 1-2 लोग हैं उनके भी तकरीबन 8-10 लोग जो है वो हमें सपोर्ट करेंगे। उस लिहाज से हमें तो ये नजर आ रहा है कि हम बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी से जो है ना वो इंशाअल्लाह। वैसे परवेज़ इलाही साहब ने मिठाइयाँ आप लोगों के साथ खाई, हाँ प्राइम मिनिस्टर को कर दी, क्या वजह बनी? इतना अदम एतमाद था नून लीग पर, ऑपोजिशन पर परवेज़ इलाही साहब को। देखिए, ये मिठाइयाँ तो उन्होंने खुद खिलाई है, जाके जरदारी साहब को उन्होंने खुद मिठाई पेश की। हाँ। और इसके अलावा उन्होंने हमारे साथ दुआएं खैर भी की, हमें जो है वो खाना भी बड़ा अच्छा खिलाया। लेकिन बनी गाला में ऐसा क्या हुआ? बनी गाला में क्या खा लिया उन्होंने? लेकिन ये तो फिर वही बता सकते हैं ना, उस वक्त हम तो साथ नहीं थे। जब वो हमारे साथ थे तो जो उन्होंने जो बात की वो मैंने आपको बता दी है। और वैसे ये उनका तरीकाकार रहा नहीं है सियासत में। ये इस मरतबा मैं समझता हूँ जुबान पे कायम रहने वाले हैं चौधरी तो। हाँ, उन्होंने बड़ा डैमेज किया है अपनी। हाँ। तो आपको क्या लगता है अगर परवेज़ इलाही साहब नाकाम हो जाते हैं तो उनकी सियासत को तो ज़ाहिर है बड़ा नुकसान पहुंचेगा? सियासत को नुकसान तो पहुंच चुका है और नाकामी की सूरत में और ज्यादा पहुंचेगा। लेकिन इसमें मामला ये है कि उनकी कामयाबी के चांसेस जो है ना वो बहुत कम है। सही। इतवार वाले दिन कौमी असम्बली में क्या होने जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर साहब तो आज भी बड़ा कॉन्फिडेंट हैं कि इतवार वाले दिन सही सरप्राइज मिलना है आप लोगों को। ये इतवार वाले दिन वोट आउट भी हो जाएंगे। हाँ। और उसके बाद भी कॉन्फिडेंट ही रहेंगे। उसकी वजह ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये हमाकत है। यानी हमाकत में और कॉन्फिडेंस में जो है वो फर्क होता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ये पूरे इत्मीनान नहीं है, ये इनकी हमाकत है। हमाकत में रहेंगे। सही। अर्ली इलेक्शंस की ऑप्शंस पर की उन्होंने आज बात की अपने एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 3 ऑप्शन दिए गए जो अपोजिशन का मैसेज लेके गए। उसमें था कि अदम एतमाद को फेस कर लें या इस्तीफ़ा दे दें या अर्ली इलेक्शंस अनाउंस कर दें। तो अर्ली इलेक्शंस भी वो तभी अनाउंस करेंगे जब तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। नहीं, ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये भी मेरा ख्याल है कि वो खत की तरह जो है ना ये खान साहब ने खुद ही कर ली है। ये ऑपोजिशन ने नहीं दिए थे? नहीं, हमें कहाँ देने थे और ना ही हमारा कोई एस्टेब्लिशमेंट से इस बारे में कोई रास्ता हुआ है। और फिर आप इन देखिए, आप जरा देखें ना इन यदि जो है ये ऑप्शन को, ये दीज आर नो ऑप्शन।
आप मुझे बताएं। एंकर ने सवाल पूछा कि ऑपोजिशन की तरफ से कौन मैसेंजर था, तो उन्होंने कहा जाहिर एस्टेब्लिशमेंट थी। नहीं, हमारी तो कोई एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं हुई और ना ही इस सारे मामले में एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुकदर बनी है, ना ही उन्होंने किसी की मदद की है, ना ही उन्होंने किसी की मुखालफत की है। और आप मुझे बताएं कि जी इस्तीफा दे दें, ठीक है जी इस्तीफा दे दें। अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो अदम एतमाद की तहरीक जो है फेस करें, ये कौन सी प्रपोजल है जी? ये कौन सी प्रपोजल है? और इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन करवा दें। अर्ली इलेक्शन तो वो करवा ही नहीं सकते, वो असेंबली रिजॉल्व भी नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तहरीक अदम एतमाद जब एक दफा जमा करा दी जाए उसके बाद असेंबली डिसॉल्व करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन असेंबली डिसॉल्व तब तो हो सकती है ना कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है, उसके बाद वो अर्ली इलेक्शन अनाउंस कर दें, असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। तो उसके बाद वो कैसे करेंगे? वो उसके बाद जब तहरीक अदम एतमाद जो है अगर वो कामयाब होती है तो वो तो नहीं कर सकते। नहीं, अगर नाकाम हो जाती है, नहीं नाकाम होती है तो फिर वो अपना पीरियड पूरा करेगी। फिर उनको क्या पड़ी है कि वो जो है वो अपनी असेंबली जो है वो डिसॉल्व करे। लेकिन वो साथ ये भी तो कह रहे थे ना, आज उन्होंने इंटरव्यू में भी ये कहा कि इन मुनहरिफ अरकान के साथ तो हुकूमत नहीं चलाई जा सकती ना, वो डिसॉल्व कर देंगे, वो अर्ली इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। नहीं, ये तो फिर उनका अपना प्रोग्राम है ना, इससे तो हमारी तो इससे कोई गलत नहीं। सही। आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वो कल वजारत कानून का कलमदान संभाल रहे हैं। वो उन्होंने इमरजेंसी में सारे इकदाम करना शुरू कर दिए हैं। 48 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने ये करना है कि जमानत मनसूख करवानी है शहबाज शरीफ साहब की और हमजा शहबाज की, उनको गिरफ्तार करवाना है उन्होंने। बस ये मेरा ख्याल है कि ये आज वो सारी बातें करके सो जाएंगे और जब वो सुबह उठेंगे तो फिर उनका कोई नया प्रोग्राम होगा, वही उनकी बात होगी। ये तो अब निजाम सिक्का हुकूमत की तरह जो है ना ये गुफ्तगू करने लगे। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ही वो कहते हैं ना कि ज़हनी तौर पे ये बखला चुके हैं। वैसे नंबर्स कितने हैं आप लोगों के? ये हमारा नंबर तो तकरीबन अगर सारा मिलाएं तो वो 200 के करीब 200 के करीब आप लोगों के पास हैं लोग। नंबर ज्यादा है आप लोगों के पास? 177 तो हमारे पास पीटीआई के जो नाराज अरकान है उनके अलावा है। नहीं, उनकी तो उनको उम्मीद है कि वो वापस जा सकते हैं। नहीं, वापस नहीं हो जाएंगे। 22 नंबर। अच्छा, आप लोगों को बिल्कुल ये यकीन है कि वो वापस नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल वो वापस जाने वाला वक्त खत्म हो गया। अच्छा, हुकूमत ने आप लोगों को ये ऑप्शन भेजा था या पैगाम भेजा था कि तहरीक अदम एतमाद आप वापस ले लें तो हम अर्ली इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं? नहीं, कोई हुकूमत की तरफ से इस बारे में हमारे साथ कोई रास्ता नहीं। अच्छा, हुकूमत ने आप लोगों को ऐसा कोई पैगाम नहीं भेजा? जी नहीं। तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है राना साहब, तो ऑपोजिशन ने सारा प्लान बना लिया हुआ है, सारी नॉमिनेशंस हो चुकी हैं, किसको कौन सी वजारत मिलेगी, किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा? नहीं, ऑलमोस्ट ये चीजें जो है ये इस तरह से तय हुई हैं कि कुछ बुनियादी फैसले जो हैं वो हो चुके हैं, लेकिन उनके मुताबिक बात जो है वो उसी वक्त होगी जब ये मसला जो है ये वो हो जाएगा। लेकिन ये सब होने के बाद आप लोगों ने पहला काम क्या करना है? जाहिर है राना साहब, मईशत को एकदम आप लोग ठीक कर नहीं सकते, महंगाई को एकदम आप लोग कम कर नहीं सकते, बेरोजगारी आप लोग एकदम ख़त्म कर नहीं सकते, तो एकदम आप लोगों ने करना क्या है? आके फॉरेन इलेक्शंस अनाउंस करेंगे? आप लोगों ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है? नैब को ख़त्म करेंगे? करना क्या है आप लोगों ने? ये बस आप एक दिन इंतजार कर लें, इंशाल्लाह ताला 1-2 दिनों में हर चीज़ सामने आ जाएगी। संडे को अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है उसके बाद आप लोग बाकायदा ऑपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ अनाउंस करेगी? जी इंशाल्लाह ताला ऐसा ही प्रोग्राम। लेकिन अगर गिरफ्तारियां भी होना शुरू हो जाती हैं तो क्या करेगी ऑपोजिशन? कोई बात नहीं, 3.5-4 साल से यही कुछ हो रहा है ना, तो हमने फेस किया है बड़ी जुआमर्दी से, बड़ी बहादुरी से, बड़े बैलेंस से। हमने कोई की तरह कभी रोना तो नहीं शुरू किया। इंशाल्लाह जो भी हालात होंगे फेस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।